नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और वेलकम टू दी लॉ डोजो। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और अब हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अगस्त डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस समय पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो आपके मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड जो थे अब वो आपके वॉइसरॉय थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो कुछ घटनाएं हम देखेंगे जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। ठीक है, सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ वो आपका स्टार्ट हुआ 1914 में, आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है, 1914 में आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 1918 तक वो चली। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें इंडियंस जो थे उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। ठीक है, अब उस सपोर्ट के बदले में इंडियंस की कुछ डिमांड भी थी। उन डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीग और आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यूनाइट होके एक साथ मिलके 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया। ठीक है, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया किसके बीच में? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पूरा एक्ट है उसमें जो डिमांड्स होंगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स हैं, ठीक है, जो लखनऊ पैक्ट की जो डिमांड है वो रिफ्लेक्ट करेंगी आपके 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडियंस उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इंडियंस का सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉन्टेग्यू का स्टैंड क्या था इस एक्ट से। आप देखेंगे इस एक्ट से कहीं ना कहीं मॉन्टेग्यू क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, वो ये कि मॉन्टेग्यू का जो कहना था वो ये था कि अब हम जो इंडिया में पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो भी एक्ट्स लेके आएंगे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को अच्छे लेवल पे इन्वॉल्व करेंगे और हमारा जो एंड गोल रहेगा वो ये रहेगा कि फ्यूचर में जो पावर्स हैं वो इंडियंस को दी जाए और इन फ्यूचर इंडियंस ही क्या करेंगे, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को गवर्न करेंगे। बट एम्पायर किसका रहेगा? एम्पायर आपका ब्रिटेन का ही रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या चेंजेस लाए गए। सबसे पहला पॉइंट, प्रोविंशियल लेवल पे भी डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, अच्छा होता क्या था उस समय पे कि स्टेट और सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, क्योंकि जो पावर थी वो ढंग से डिवाइड नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट्स बना दिए गए जो कि आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक आपके रिजर्व सब्जेक्ट कर दिए गए, दूसरा आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट कर दिए गए। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट जो होंगे उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको आपकी ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उस पर जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं उस पर वो लॉज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा आपकी जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है उसमें कैसे सब्जेक्ट्स थे? जैसे डिफेंस के मैटर हुए, करेंसी से रिलेटेड मैटर हुए। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर को बढ़ा दिया। सेकेंडली, इन्होंने एक्सपेंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके मेंबर्स के नंबर को बढ़ा दिया। ठीक है, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट साइन किया था, जो उसकी डिमांड थी उसमें उनकी डिमांड थी कि 150 मेंबर कर दिए जाएं। ठीक है, अब ये चाहते थे कि 150 मेंबर्स होने चाहिए आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इससे पहले कितने थे? 16 से 60 के बीच में पहले थे। अब इन्होंने क्या किया कि 150 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब 150 मेंबर तो ना करते हुए इन्होंने क्या किया, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर, 145 मेंबर्स कर दिए गए आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और काउंसिल ऑफ स्टेट में कर दिए गए 60 मेंबर्स। ठीक है, जो कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे लोअर हाउस बोला जाता है और जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट है उसे अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, एक तरीके से बाइकैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जो आपकी लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, अगर आज के टाइम पे हम देखें तो आपकी लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक तरीके से हम देखें तो आपके राज्यसभा। ठीक है, तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में अब 145 मेंबर्स हैं और आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे लोअर हाउस बोला जाएगा और आपकी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसे अपर हाउस बोला जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, 104 आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 41 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, जिसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उसमें आपके 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 26 आपके ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें मेंबर्स कैसे होंगे। तो अब मैंने बताया आपको कि उसमें 60 मेंबर्स होंगे। जिस देख लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स में आपके कितने मेंबर्स होंगे? 27 होंगे, जिसमें से आपके 17 ऑफिशियल मेंबर होंगे और 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पहली बार इलेक्शन कराए जाएंगे। कहाँ पे? कुछ सीट्स जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थी उनके लिए पहली बार वोट कराए जाएंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन जो
वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत लो था, क्योंकि हर इंसान को वोट देने का अधिकार थे नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कब आएगा? जब हम आज़ाद हो जाएंगे उसके बाद। तो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, जो कि आज के डेट में आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है। ऐसे ही उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई, जो कि 10 साल बाद रिव्यू करेगी इस एक्ट को। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो कि आपके 1927 में 2 साल पहले आ जाएगी। ठीक है, जो कि क्या करेगी, इस एक्ट को रिव्यू करेगी, और साइमन कमीशन बनेगा आगे चल के, जो कि आपके इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए इंडिया आएंगे, लेकिन वो 10 साल बाद नहीं, उससे 2 साल पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, जिसका बॉयकॉट होगा और कहीं ना कहीं आपका साइमन गो बैक के नारे लगेंगे। ठीक है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए गए और क्यों साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया। अब हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी और आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट जो थी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनकी सीट का जो बाइफर्केशन था वो कैसे हुआ। ठीक है, तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें टोटल 145 सीट्स, लेकिन उसमें से 104 जो सीट्स थी वो इलेक्टेड मेंबर्स के लिए थी। तो 104 सीट्स का जो बाइफर्केशन वो इस तरह था, जनरल के लिए 52 सीट्स थी, मुस्लिम्स के लिए 30, ठीक है, यूरोपियन के लिए 9 सीट्स थी, और आपके जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए 7, इंडियन कॉमर्स के लिए 4, और आपके जो 6 थे उनके लिए 2। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी सीट का बाइफर्केशन इस तरह था। टोटल जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स थे उनका नंबर था आपका 60, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका नंबर था 33। तो अब हम जो 33 जो सीट्स थी उनका बाइफर्केशन देखते हैं। 15 सीट्स आपको जनरल को दी गई। ठीक है, 11 सीट्स 1/3 सीट्स जो थी वो आपकी मुस्लिम्स को दी गई, 3 सीट आपकी यूरोपियंस को दी गई, 3 ही सीट आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, बंगाल और बर्मा को दी गई, 1 सीट आपकी 6 को दी गई। ठीक है, टोटल जो इलेक्टेड सीट्स थी, ठीक है, वो थी आपकी 137, जिसमें से यूरोपियंस को 12 सीट दी गई, इंडियंस को 125 सीट दी गई, और मुस्लिम को 41 सीट दी गई। ठीक है, 1/3 जो उनकी डिमांड थी मुस्लिम्स की, जो मुस्लिम लीग ने रखी थी, उसको पूरा किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन केस कोई डेडलॉक की अगर कंडीशन आई तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में क्या है कि जैसे कि कोई लॉ पास अगर करना होता है तो पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर उसके बाद आपके राज्यसभा से भी पास करना पड़ता है। ऐसे ही पहले हुआ करता था, अगर कोई लॉ पास करना है तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे उनसे भी पास कराना पड़ेगा। तो इन कंडीशन में आपका क्या हो सकता था कि डेडलॉक की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। तो उस कंडीशन में इन्होंने जो आपके 3 पॉइंट्स रखे, एक आपका जॉइंट कमिटीज़ बनाई गई, तीसरा आपकी जॉइंट कॉन्फ्रेंस कराई गई, चौथा आपकी जॉइंट सीटिंग का ऑप्शन रखा गया। ठीक है, इन तीनों ही ऑप्शन से क्या करने की कोशिश थी, जो डेडलॉक की सिचुएशन है उसे हटाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट ना हो। ठीक है, एक और चेंज लाया गया। इससे पहले 7 प्रोविंस हुआ करती थी, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, असम, बर्मा, लेकिन अब 2 नई प्रोविंस जोड़ दी गई, आपकी बिहार और उड़ीसा, और आपकी सेंट्रल प्रोविंस जो थी, ये 2 प्रोविंस नई जोड़ दी गई। ठीक है, हर प्रोविंस से 3-4 मेंबर को मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम पूरा का पूरे इस एक्ट का कंक्लूजन समझ लेते हैं। इस एक्ट को लाने का हमने देखा कि मकसद यही था कि इंडियंस को अपने फेवर में रखना, कि जो वो सपोर्ट कर रहे हैं हमको वर्ल्ड वॉर 1 में, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस वर्ल्ड वॉर 1 में, तो अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो सपोर्ट है उसे लूज़ करें। तो उस केस में वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को ये दिखा रहे थे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन जो पॉइंट्स थे, जो मेन सब्जेक्ट्स थे, वो अभी भी किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में है। ठीक है, दूसरी चीज़, पूरा का पूरा जो पावर है वो शिफ्ट करने में एक जो टाइम लगेगा, वो भरोसा कहीं ना कहीं इंडियंस को आ नहीं रहा था अंग्रेजों पे। तो बहुत से जो लीडर्स थे उनको ये समझ आ गया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई ना, तो उसके बाद के इंडियंस हमारे सगे नहीं हैं, वो हमें कितने भी प्रॉमिस करते हैं वो हमको पावर शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम देखेंगे जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगी तो बहुत से लीडरों ने अपोज किया कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इससे आगे हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद हम इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को देखेंगे। ठीक है, वो हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, और आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं चाहता तो डायरेक्टली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देता, बट एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है, ताकि हमारा जो बेस है वो मजबूत बने। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।